केंद्रीय बजट में बिहार ही बिहार, हर जगह बिहार दिख रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की साड़ी का रंग और उस पर की गई कलाकृति से लेकर बजट में बिहार के लिए विशेष योजनाओं की चर्चा करिए, केवल और केवल बिहार। और ऐसा क्यों हुआ? दरअसल बिहार में कुछ महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और बिहार में एनडीए की सरकार और फिर एनडीए गठबंधन साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाला है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो जब केंद्र का बजट आता है तो उसमें उस राज्य के लिए विशेष सहयोग दिया जाता है और पूरे बजट के अंदर उस प्रदेश के लिए विशेष योजनाओं का जो है घोषणा की जाती है। बिहार के साथ भी कमोबेश यही होते हुए दिखाई पड़ रहा है। इस बार बिहार का 75 ऐसा विधानसभा है जो इस बजट का सीधे प्रभाव उनके ऊपर पड़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। ये समझना होगा क्योंकि 75 विधानसभा किस तरीके से केंद्रीय बजट से प्रभावित हो रहा है। दरअसल जिन इलाकों के लिए इस बजट में सबसे ज्यादा चर्चा की गई है वो एनडीए का गढ़ माना जाते रहा है, लेकिन जिस जगह पर कुछ जगहों पर एनडीए के कमजोर स्थिति है उन्हें मजबूत कैसे किया जाए इसका इस बार ख्याल रखा गया है। और केंद्रीय बजट में बिहार की उचित हिस्सेदारी, भागीदारी और बिहार को लाभ कैसे पहुंचे इसकी प्लानिंग काफी लंबे समय से किया जा रहा था। इसके पीछे राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बिहार में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जब बिहार दौरे पर थी और मिथिला पहुंची थी, मिथिला जो जनता दल यूनाइटेड के संजय झा का जो इलाका होता है और जिस तरीके से संजय झा वहां मुस्तैदी से दिखाई पड़ रहे थे वित्त मंत्री के कार्यक्रम को सफल करवाने में, उसके बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो उनके भोज में पहुंचे थे संजय झा के घर पे, उस भोज के बाद एक संदेश आ गया था कि इस बार बिहार को विशेष मिलने वाला है। और जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन अपनी बजट भाषण पढ़ रही थी तो उसमें उन्होंने जिस तरीके की योजनाओं की चर्चा की उसमें बिहार का मिथिलांचल का जो इलाका है उसके लिए, कोसी के इलाके के लिए जो उन्होंने अपनी भाषणों में या फिर जो बजट के जो प्रावधान उसमें जो चर्चा की, उस चर्चा का असर अब 75 विधानसभा में होने जा रहा है। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? दरअसल एक एक विधानसभा का जो चर्चा वो हम आपके साथ करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी तेज प्रताप भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि मिथिलांचल को टारगेट करके किन वोटरों को, किस विधानसभा को साधने की कोशिश की गई है। जिस 75 विधानसभा की हम बात कर रहे हैं उसमें विपक्ष का सुपड़ा साफ करने की रणनीति है। एक तो मखाना की बात हम कर रहे थे, कोसी परियोजना की बात करेंगे, वही कोसी है जिसके त्रासदी से अमूमन हर साल बिहार के जो उत्तर बिहार के रहने वाले लोग हैं जो पलायन करने को मजबूर होते हैं, बाढ़ की त्रासदी झेलने के लिए मजबूर होते हैं, जो बेघर हो जाते हैं, उनके राहत की बात की गई है। तेज के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी तेज हमारे साथ जुड़े हुए। तेज, ये तमाम जो योजना है इससे कितना लाभ और 75 विधानसभा को साधने के लिए जो केंद्र सरकार की तरफ से तैयारी की गई है, इसमें कौन कौन से विधानसभा प्रमुख तौर पर सामने आएंगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कल 1 फरवरी था, केंद्रीय बजट पेश किया गया। मोदी 3.0 तीसरा कार्यकाल कह लें मोदी सरकार का, उसका बजट पेश किया गया। कल पूर्ण बजट पेश किया गया। इससे पहले जब लोकसभा चुनाव का समय था तब भी अंतरिम बजट पेश किया गया था। और जब सरकार का गठन हुआ और इस सरकार के गठन में अहम सहयोगी के रूप में जदयू और टीडीपी है। और ऐसे में कल जब बजट पेश किया गया तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जो है एक खास ड्रेस में दिखी। वो ड्रेस का संबंध बिहार से था, उस ड्रेस का संबंध बिहार के मिथिला के इलाकों से था। वो मिथिला का इलाका जहाँ मधुबनी पेंटिंग के लिए फेमस है वो इलाका, उस इलाके से खास संबंध रहा। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे हुआ? तो इस पूरे प्रकरण को जब आप गौर से समझेंगे गणेश तो देखेंगे कि मिथिला का इलाका जब कल बजट पढ़ा जा रहा था एफएम के जरिए, तो एफएम ने जिन जिन चीज़ों का जिक्र किया
और जिन योजनाओं को बिहार में उन्होंने बोला कि इन योजनाओं को लागू किया जाएगा, उसका संबंध कहीं ना कहीं मिथिलांचल, कोसियांचल और मगध के इलाकों से रहा। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर क्यों मिथिलांचल का इलाका ही क्यों चुना गया और इसके पीछे की वजह क्या है। तो क्या सवाल यह भी उठता है कि इस इलाके से कुछ फ़ायदा होगा। तो इन जब तमाम चीज़ों पर गौर फरमाएंगे तो आप पाएंगे कि एफएम ने कल जो ऐलान किया है उससे करीब से करीब 30% वोट, 243 विधानसभा सीट है बिहार में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उसमें से 30% वोट जो है वह एक तरह से मजबूत होता दिख रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? आप सवाल जाहिर से है कि तौर पे है कि आप सवाल पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों, क्योंकि बजट तो सभी राज्यों के लिए आया, लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि इस बजट में विशेष तौर पर कहा जा रहा है कि बिहार को फोकस किया गया। बिहार में चुनाव है, लगभग 9 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव में इस बार एनडीए सहयोगी के रूप में काम करेगी और एनडीए जब सहयोगी के रूप में काम करेगी तो जाहिर सी सवाल है कि एनडीए में जो घटक दल हैं उसकी बात भी केंद्रीय बजट में तवज्जो के साथ दी गई है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह बजट बनाने से पहले प्लानिंग कैसे की गई। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमित शाह गृह मंत्री हैं और अमित शाह अमूमन कहीं भी बहुत कम जगहों पर किसी भोज या किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं, लेकिन पिछले दिनों यह देखने को मिला कि जब दही चूड़ा भोज जाकर आवास पर जब मीटिंग हुई, दही चूड़ा का भोज किया गया, तो इस दही चूड़ा भोज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए, जबकि अमूमन अमित शाह किसी दही चूड़ा भोज में शामिल नहीं होते हैं। यह पहली दफ़ा था जब अमित शाह दही चूड़ा भोज में शामिल हुए और लगभग 1.5 घंटे वहाँ बैठे और जब बजट निकाला गया तो बजट में यह साफ संकेत मिल रहा था कि नीतीश कुमार के मैसेंजर के तौर पे संजय झा जो है वो बातचीत किए थे और जब बजट निकाला गया तो बिहार पर विशेष ध्यान दिया गया। हालांकि वित्त मंत्री बिहार के सम्राट चौधरी हैं, उन्होंने प्रस्ताव दिया और उसके बाद उन तमाम प्रस्तावों पर गौर फरमाया गया और जब कल केंद्रीय बजट निकला तो उन बातों का भी ध्यान रखा गया। लेकिन सवाल यह है कि जब वित्त मंत्री हैं लेकिन उसके बावजूद संजय झा का असर दिखा, क्योंकि बजट साफ तमाम बजट जो है वो जो बजट निकाला गया उसमें साफ तौर पर मिथिलांचल, कोसियांचल के इलाकों का दबदबा देखा गया। अब हम आपको एक डाटा बता रहे हैं, इस डाटा के जरिए आप समझिए कि आखिर कैसे इसका असर जो है बिहार विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। अब सवाल यह है कि बिहार का जो केंद्रीय बजट निकाला गया उस केंद्रीय बजट में बिहार के लिए क्या क्या प्रमुख ऐलान थे। तो उसमें सबसे पहले आप देखिए मखाना बोर्ड की स्थापना की गई। इससे क्या होगा? इससे मिथिलांचल के किसानों को फायदा होगा। हम आपको इसका भी जिक्र करके बताएंगे कि किन किन इलाकों के किसानों को फायदा होगा। उसके बाद दूसरा चीज है पश्चिमी कोसी परियोजना के लिए जो वित्तीय सहायता की बात की गई। कल एफएम ने बोला कि पश्चिमी कोसी के जरिए हम आपको वित्तीय सहयोग देंगे, यानी बिहार को वित्तीय सहयोग देंगे, यानी बिहार को पैसा देंगे। जो आप लगातार कोसी त्रासदी की बात करते हैं, कोसी को शोक कहा जाता है, अब ये कोसी शोक नहीं रहेगी। अब ये कोसी जो है वो तमाम जो समस्या हैं उससे उबरने वाली है, इसको वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा। अब तीसरा चीज क्या है? ग्रीनफील्ड परियोजना। इस ग्रीनफील्ड परियोजना से क्या होगा? सबसे पहले चीज तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कहीं भी आना जाना आसान हो जाएगा, व्यापारी आसानी से बिहार आएंगे। जो बिहार में कहा जाता था कि व्यापारी आना नहीं चाहते हैं, अब व्यापारी को आना आसान हो जाएगा, इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और इससे व्यापार के जो स्रोत हैं बिहार में, लगातार कहा जाता है कि बिहार में व्यापार नहीं लग रहे हैं, वो चीज़ें फायदा होगी। तीसरी चीज क्या है? एयरपोर्ट का विस्तार। पटना एयरपोर्ट का विस्तार करने की बात कही गई है। लगातार यह सवाल उठते रहा कि पटना का एयरपोर्ट छोटा है, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय विमान नहीं आ पाते हैं। ऐसे में अब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय विमान का भी आना जाना शुरू हो जाएगा। इसके बाद अब हम चौथे चीज पे आते हैं, तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना। सबसे बड़ा चीज ये था, सबसे प्लस पॉइंट ये था, क्योंकि अमूमन बिहार में किसान हैं, लेकिन अब किसान को अब तक जो क्रेडिट कार्ड था उनका रकम काफ़ी छोटा था। कल जब बजट एफएम ने पढ़ा तो क्रेडिट कार्ड योजना का रकम जो है वो बढ़ा दिया। ऐसे में बिहार में जो किसान थे उनको काफ़ी जो है मुनाफा मिला। अब सवाल ये उठता है कि इन तमाम चीज़ों पर जोड़ें तो कैसे फायदा पहुंचा और क्या क्या हुआ। तो आप देखिए कि किन किन जिलों के जो विधानसभा सीट हैं उस पर एनडीए जो है मजबूत होगी। हालांकि ये तमाम इलाके में पहले से ही एनडीए का दबदबा रहा है, लेकिन अब और मजबूती मिलेगी। सबसे पहला देखिए दरभंगा की 10 सीटें,
इस ऐलान से दरभंगा की वो 10 सीटें हैं जहां पे आपको एनडीए जो है फिर से मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। इसके अलावा मधुबनी की 10 सीटें, इसके अलावा किशनगंज की लगभग 11 सीटें, सीतामढ़ी की 8 सीटें, सुपौल की 5 सीटें, अररिया की 6 सीटें, कटिहार की 7 सीटें, मधेपुरा की 4 सीटें, सहरसा की 4 सीटें और पूर्णिया की 7 सीटें। अब इस देखिए अब इसमें हुआ क्या बजट में, तो इस बजट में सबसे पहले जो है मखाना बोर्ड का स्थापना की गई। इससे क्या होगा, मिथिलांचल और सीमांचल के लाखों किसानों को फायदा मिलेगा। यह पहल ना सिर्फ जो है आर्थिक प्रगति को गति देगी बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, काफ़ी फायदेमंद होगी। अब है कि दूसरा चीज़ कि इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा कैसे पहुंचेगा, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि मखाना बोर्ड के गठन से जो है बिहार का मिथिलांचल इलाका, खासकर दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल और मधेपुरा जिले के लगभग 5 लाख से अधिक उस इलाके के जो निवासी हैं उनको फायदा पहुंचने वाला है, सीधा फायदा पहुंचेगा। मखाना बोर्ड के गठन का मांग काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, लगातार यह सवाल हो रही थी लेकिन कोई भी इस पर पहल नहीं होती दिख रही थी। लेकिन अब जब बिहार में इसी 9 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले मखाना बोर्ड का गठन किया गया और इस मखाना बोर्ड के गठन से लगभग 5 लाख जो है वो किसानों को फायदा होगा। कि अब ये 5 लाख किसान को अगर फायदा होगा तो कहीं ना कहीं इनका लगाव जो है एनडीए की तरफ बढ़ सकता है। हालांकि ये वोट किसके तरफ जाएगा या नहीं जाएगा वो तो विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन ये फायदा जरूर देगा। दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं कि अब हम कोसियांचल की बात कर लें तो कोसियांचल में जो वित्तीय सहयोग की बात कही गई है, जैसा कि पिछले साल की बात कर ले तो पिछले साल भी कोसी त्रासदी को लेकर काफ़ी जो है चीज़ें देखने को मिली। कोसी में बाढ़ आया तो उस दौरान लोग जो है इधर उधर भटक रहे थे और तमाम चीज़ें सरकार पर भी सवालिया निशान उठ रहे थे। यह कहा जा रहा था कि केंद्र मदद नहीं कर रही है, बिहार की कोसी हमेशा क्या शोक ही बनकर रहेगी, लेकिन अब इस पर भी पहल बढ़ा और इसको लेकर संजय झा ने केंद्रीय मंत्री से बात किया था और उसके बाद संजय झा ने यह कहा था कि इस पे काम होगा और संजय झा की इस बात पर मुहर लगी। तो ये आप बजट जो देख रहे हैं, इस बजट में कहीं ना कहीं जो है जदयू की झलक तो देखने को मिल ही रही है। अब मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं। देखिए अब है क्या दिलचस्प बात यह है कि बिहार के मखाना का उत्पादन करने के अधिकांश क्षेत्र जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया, एनडीए का गढ़ है। यहाँ पे जो नेतृत्व करता है वह जदयू और बीजेपी के ही सांसद हैं। अब स्पष्ट संकेत है कि राज्य में अगर मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा हुई है तो इससे मिथिलांचल और सीमांचल के क्षेत्र में जो है वो फायदा मिलेगा। अब हम बतला देते हैं आपको कि मिथिलांचल और सीमांचल के क्षेत्र में एनडीए के सांसद कौन कौन से हैं। तो मधुबनी से सबसे पहले अशोक यादव बीजेपी के सांसद हुए, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर जो जदयू के सांसद हुए, सुपौल से दिलेश्वर कामत जो जदयू के सांसद हुए, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव जदयू के सांसद हुए, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर बीजेपी के सांसद हैं, अररिया से प्रदीप सिंह बीजेपी के सांसद हैं और झंझारपुर से रामप्रीत मंडल जो जदयू के सांसद हैं। अब सवाल यह है कि इन तमाम चीज़ों के बाद अगर ग्रीनफील्ड योजना की बात कर लें या मखाना उद्योग की बात कर लें या कोसी के इलाकों की बात कर लें, तो ये तमाम चीज़ें अगर बिहार को दिया जा रहा है तो ये तमाम चीज़ें कोसियांचल के इलाके में दिया जा रहा है, मिथिलांचल के इलाके में दिया जा रहा है और इस इलाके का वर्चस्व कह लें, इस इलाके में एक तरह से कह लें कि संजय झा काफ़ी मजबूत पकड़ रखते हैं। ऐसे में अब जब बजट निकाला गया उससे पहले जब अमित शाह संजय झा से मिलने गए और उनके दही चूड़ा का भोज हुआ तो अब यह राजनीतिक गलियारों में, हालांकि मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि संजय झा का झलक इस बार बिहार के लिए जो बजट लाया गया उसमें देखने को मिल रहा है। गणेश, जैसा कि आपने देखा, ये तमाम चीज़ों को आपने समझा और ये तमाम चीज़ें अब आप संकेत कर रहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान ये तमाम चीज़ों से काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा। गणेश, बिल्कुल, तो तमाम जानकारी हमारे सहयोगी तेज प्रताप दे रहे थे। तेज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरे बजट में बिहार आपको विशेष तौर पर दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो रेल की योजनाओं की बात करें या फिर बिहार के किसानों की बात करें, हर जगह बिहार का दबदबा, बिहार का चर्चा। और यही वजह है कि अब बिहार में केंद्रीय बजट को लेकर सियासत शुरू हो गई है। हालांकि
नीतीश कुमार की सरकार बिहार में है और नीतीश कुमार को सीधे तौर पर टारगेट करके यह बजट दिया गया है कि आने वाले वक्त में जब विधानसभा का चुनाव हो तो एनडीए के नेताओं को कहने के लिए, इलाके में यह बताने के लिए कई सारी योजनाएं हो, गिनाने के लिए मुद्दे हो, जिसका वो सीधे वोटरों को बता सके कि बिहार और केंद्र में डबल इंजन की सरकार रहने से बिहार को क्या फायदा हो सकता है। अक्सर यह सवाल उठते रहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन बिहार को मिलता क्या है। इस सवाल का जवाब अब इस बजट में दिया गया है कि बिहार के बजट जो आया हुआ है, देश का जो बजट है, उसमें बिहार के लिए जो जिस तरीके की योजनाओं की सौगात दी गई है, ये डबल इंजन की सरकार के होते हुए अब देखना है कि जो दावे और जो बजटीय प्रावधान है वो जमीन पर कब उतरते हैं, धरातल पर कब आते हैं और इसका लाभ चुनाव में एनडीए गठबंधन के नेताओं को कितना मिलता है। फिलहाल संजय झा जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 के पोजीशन पर है नीतीश कुमार की पार्टी में, वो नीतीश कुमार के जो सीधे तौर पे जिस तरीके से नीतीश कुमार के काम बिहार में है, नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं, उसके साथ केंद्र की जो योजनाएं मिलकर बिहार में विकसित बिहार का जो विजन जनता दल यूनाइटेड और एनडीए का है, वो इस बजट में दिखाने की कोशिश की गई है। फिलहाल इस बजट को लेकर सियासत भी हो रहा है, विपक्ष इस बजट को लेकर बिहार की उपेक्षा का आरोप लगा रहा है, तो वहीं सत्तारूढ़ दल बिहार के लिए इस बजट में विशेष योजनाओं का उल्लेख करके उपलब्धियां गिनाने में जुटा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।